स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। तो आज का टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट पजल्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अरेंजमेंट में बेसिकली दो मेजर टाइप होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। लीनियर मतलब इन अ लाइन अगर हम अरेंज कर रहे हैं कि मान लो 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, उनको अरेंज करना है तो 5 प्लेसेस होंगे और फिर तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, तो उसमें से आपको पिक करना होगा सबसे यूजफुल कौन सा है, फिर उसमें से पूरा सीटिंग अरेंजमेंट बनाना होगा। तो ये इन अ लाइन है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी दिया होगा तो लेफ्ट और राइट करके दिया होगा कि ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, इस तरीके से। तो लेफ्ट और राइट हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमें क्या पता हो इनका फेस किधर है, क्योंकि ये अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है कि ए इस तरीके से बैठा है फेसिंग इज दिस वे, या फिर ए इस तरीके से और फेसिंग, जो हमने डायरेक्शन में भी पढ़ा था, फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ। तो ये फेसिंग नॉर्थ है एंड दिस इज फेसिंग साउथ। कौन से अरेंजमेंट में दिस साइड राइट होती है, फेसिंग नॉर्थ या फेसिंग साउथ? फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है उनके फेस के बारे में तो बाय डिफॉल्ट हम ये अरेंजमेंट लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा राइट है वही क्वेश्चन के हिसाब से राइट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि फेसिंग जैसे साउथ है तो हमें फिर केयरफुल होना है। अगर कोई फेसिंग साउथ है तो उसका राइट इस साइड नहीं होगा, उसका राइट किधर होगा, दिस साइड, ये साइड बन जाएगी लेफ्ट। तो लीनियर अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी लोग बैठ रहे हैं वो फेसिंग नॉर्थ है या साउथ है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या लेंगे फिर, फेसिंग नॉर्थ। तो हम फेसिंग नॉर्थ करके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें आसानी है। राइट का मतलब जो हमारा राइट है, लेफ्ट का मतलब जो हमारा लेफ्ट है, तो हमें आसानी हो जाती है, तो हम ये ले लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो फिर उसी की तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर, याद रहेगा ये लीनियर अरेंजमेंट में ये चीज? यस सर। ठीक। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट बिटवीन, कि अगर कहीं लिखा है कि ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो इसका क्या मतलब है? मान लो 5 सीटिंग थी, ए जो है बी और सी के बीच में, मान लो ए इज हियर, तो बी और सी कहां पर होंगे? उसकी राइट और लेफ्ट में। तो देखो बी इधर भी हो सकता है और सी इधर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बी इस साइड हो और सी इस साइड हो। दोनों केसेस में क्या है, ए इज बिटवीन बी एंड सी। तो बिटवीन वाले केस से क्या होता है, हमें बीच वाले की तो पोजीशन पता है, लेकिन लेफ्ट राइट में कौन है हमें ये नहीं पता। दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है। अगर ए यहां पर है और बी इधर है और सी इधर है, अभी भी हम क्या कहेंगे, इस पोजीशन को भी क्या कहेंगे, ये अभी भी बिटवीन है, अभी भी बिटवीन है ये। तो ये दोनों केसेस में बिटवीन है। बिटवीन हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक जो बीच में बैठा है वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बीच में एक एक के गैप के साथ है, बीच में दो दो के गैप के साथ है, कितना। हर केस में इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा, बिटवीन ही वर्ड मिलेगा। अगर एग्जैक्ट इस पोजीशन की बात करनी है तो क्या लिखा होगा, ए इज इमीडिएटली बिटवीन बी एंड सी। तो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि एकदम मिलके बैठे हुए और कोई नहीं है उनके बीच में, तो हम कहेंगे इमीडिएटली बिटवीन बी एंड सी। तो अगर सिर्फ बिटवीन लिखा है तो ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है।
दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर इमीडिएटली बिटवीन लिखा है तो फिर यही अरेंजमेंट। तो बिटवीन से कंफ्यूज नहीं होना, बिटवीन का मतलब बीच में है, बीच में मतलब मिडिल में। तो अगर बीच में एक एक गैप करके बैठे तब भी वो मिडिल ही रहेगा, बिटवीन ही है। लेकिन अगर इमीडिएटली बिटवीन है मतलब अब आपस में बीच में कोई भी नहीं है। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट फेसिंग का, सेकंड पॉइंट ये बिटवीन वाला वर्ड, दोनों पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो लीनियर में बेसिकली इन दो पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है, बाकी तो जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे उसके हिसाब से कर लेंगे। सर्कुलर में क्या होगा? अच्छा एक चीज पॉइंट का टॉपिक कि 5 पर्सन है और 5 प्लेसेस है, तो कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल सर्कुलर में अगर हो तो नहीं, लीनियर तो 5 फैक्टोरियल। ये 5 पर्सन है, ये 5 इस प्लेसेस पे इन्हें बैठना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर सर्किल में हम यही कहें कि एक सर्किल है 1 2 3 4 5 सीट्स हैं और 5 पर्सन को बैठना है A B C D E, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 4 फैक्टोरियल। यस, तो हमारा आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल। ये -1 क्यों आ जाता है? बिकॉज सर एक की सीट पहले ही फिक्स करनी पड़ती है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि सर्कुलर में हमें किसी न किसी एक पर्सन की एक कोई ना एक पोजीशन हमें फिक्स करनी होगी, फिर क्वेश्चन शुरू होता है। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लेस करना है हमें, तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स हो जाती है, मतलब उसके पास सिर्फ 1 ही पॉसिबिलिटी बचती है, इसलिए टोटल में से एक माइनस हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल। तो सर्किल में अगर हम 5 लोगों को बिठाएंगे तो सबसे पहले किसी एक की पोजीशन फिक्स करेंगे, फिर अरेंजमेंट शुरू करेंगे। तो सर्किल में हमें अरेंजमेंट मिलते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या कि किसी न किसी एक पर्सन की हमें पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, फिक्स, तभी क्वेश्चन शुरू होगा सर्कुलर अरेंजमेंट। दूसरी चीज जो याद रखनी इसमें, फेसिंग। जैसे यहाँ पर तो फेसिंग नॉर्थ और साउथ से पता चल गया हमें लीनियर में, सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसे पता चलेगा? तो वो इस तरीके से दिया होगा, फेसिंग सेंटर या फिर अवे फ्रॉम सेंटर, इस तरीके से। नॉर्मली फेसिंग सेंटर का क्वेश्चन होता है, यानी जो भी लोग बैठे हैं उनका फेस इस तरीके से है कि सब क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जब हमें इनके फेस पता चल गए, अब हम हर जो भी पर्सन है उसका लेफ्ट और राइट बता सकते हैं। तो इसमें लेफ्ट और राइट डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फेसिंग सेंटर है, जो भी लोग बैठेंगे अवे फ्रॉम सेंटर। नॉर्मली क्या होगा, फेसिंग सेंटर का क्वेश्चन होगा कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे। तो जब आपको पता चल गया इनका फेस सेंटर की तरफ है तो हर पर्सन का आप लेफ्ट राइट बता सकते। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट हमें, 2 पॉइंट लीनियर अरेंजमेंट में कि लेफ्ट राइट के लिए फेसिंग नॉर्थ है या साउथ है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट फेसिंग नॉर्थ लेंगे, ताकि हमारा राइट और क्वेश्चन का राइट सेम रहे, लेफ्ट सेम रहे। सेकंड चीज, बिटवीन वाला वर्ड याद रखना है, बिटवीन का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इमीडिएटली बिटवीन मतलब एक साथ है, अदरवाइज इक्वल डिस्टेंस पे भी सिटिंग हो सकती है। सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा एक पर्सन की पोजीशन फिक्स करके क्वेश्चन शुरू होगा और फेसिंग सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर होगा, उससे हमें पता चल जाएगा लेफ्ट राइट का। क्लियर ये पॉइंट? ठीक, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना, फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो उसी के ऊपर है जो कल हमने किया था पिछली क्लास में, तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। P, Q, R, S, T are 5 friends. Q is elder to T but not as tall as R. R is younger to P and is taller to this. P is taller to S but younger to T. S is elder but is shortest. यानी यहाँ पर दो
कंडीशन एक साथ है, एक तो एल्डर और यंगर दे रखा है और एक टॉलर एंड शॉर्टर दे रखा है। तो ये ट्राई करो, ये भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, पिछले का सीक्वेंसिंग का ही है हमारा। इसके बाद हम अरेंजमेंट शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो क्या रहा है। कितने फ्रेंड है, सबसे पहले तो ये देखो 5, P Q R S T। अब दो चीजें हैं, एल्डर यंगर दे रखा है और टॉलर एंड शॉर्टर दे रखा है। तो दोनों के लिए आप बना के देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है। Q is elder to T, तो हम कैसे लिख लेंगे इसे? इन सब के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के साइन। तो Q is elder to T, हम लिख लेंगे Q is elder to T। तो ये हम एज के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं और एक बना लेंगे हम हाइट के अकॉर्डिंग। तो Q इज ग्रेटर देन T, एज का मतलब है Q इज एल्डर, उससे बड़ा है Q एज में, बट नॉट एज टॉल एज R। इसका क्या मतलब हुआ, बट नॉट एज टॉल एज R? किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम R को, Q के Sir, साथ या T के साथ? Q is shorter Q. than R. यस, तो Q इज शॉर्टर देन R, यानी R बड़ा है, R इज ग्रेटर इन हाइट। तो ये स्टेटमेंट 2 हो गया। पहला था 5 फ्रेंड, हमने ले लिया, दूसरा ही हो गया। थर्ड पर आ जाते हैं, R is younger to P, R is younger to P, यानी P उससे बड़ा है। And is taller to S and T, S और T दोनों से टॉल है, कौन? R. R। तो देखो R हमें S और T से तो पता है, लेकिन S और T में अभी नहीं पता हमें कि कौन बड़ा छोटा है, इसलिए हम इसको कॉमा लगा के ऐसे लिखेंगे कि R is taller than S and T, बट S और T में कुछ नहीं पता है, इसलिए इसके बीच में कोई ग्रेटर देन, लेस देन और कुछ नहीं लगाएंगे। नाउ P is taller to S, P is taller to S, but younger to T। तो T क्या है, P से बड़ा है। देखो सबको मैंने ग्रेटर की फॉर्म में लिखा है, जो भी स्टेटमेंट दिया उसको चेंज कर लिया अपने हिसाब से, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। जैसे स्टेटमेंट 4 में क्या है, P is taller to S, तो ग्रेटर का यूज हो गया, बट यंगर टू T, P क्या है, T से छोटा है, तो मैंने क्या लिखा, T P से बड़ा है। फिफ्थ, S is elder to P, S is elder to P, but is shortest in the group, S is shortest। ये इंफॉर्मेशन है सर। अब देखो जो क्वेश्चन 1 पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एल्डेस्ट, क्या हम बता सकते हैं? एल्डेस्ट मतलब एज वाले को कंपेयर करना। Sir, Q. Yes, sir. Q. देखो Q इज ग्रेटर देन T, देन T इज ग्रेटर देन P, तो इन दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं, Q इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन P, देन P यहाँ पर आ गया, P इज ग्रेटर देन R, P इज ग्रेटर देन R, देन S इज ग्रेटर देन P। अब देखो S इज ग्रेटर है और Q और T भी है, तो हम ऐसे लिखेंगे, S इज ग्रेटर देन, यानी P से पहले P R से बड़ा है, ये हमें कंफर्म पता है, लेकिन Q और T तो पता है, लेकिन S के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो एल्डेस्ट कैसे पता चलेगा? कुछ रह तो नहीं है, तो देखो Q इज एल्डर टू T, यस। R is younger to P, R is younger to T, yes. P is younger to T, yes. S is elder to P। ये तो एल्डेस्ट कैसे पता चल रहा है?
एल्डेस्ट तो नहीं पता चल रहा, यंगेस्ट अगर पूछा होता तो बता सकते थे। यंगेस्ट कौन है? हु इज यंगेस्ट? अगर यंगेस्ट पूछा होता तो आंसर क्या होता? आर। आर होता। आर सबसे छोटा है, सब बड़े हैं आर से, लेकिन एल्डेस्ट हम नहीं बता सकते, या कहीं कंपेयर है? देखो एस का कंपैरिजन सिर्फ पी के साथ दे रखा है, एस इज एल्डर देन पी, और पी से बड़े क्यू और टी भी है, तो क्यू या तो क्यू एल्डेस्ट होगा या फिर एस होगा, इन दोनों में से कोई होगा, टी भी नहीं हो सकता क्योंकि टी से बड़ा तो क्यू है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम क्यू और एस के बीच में कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? क्यू और एस के बीच में कुछ दिया है इंफॉर्मेशन? नहीं। नो सर। तो एस हो सकता है क्यू टी के बाद एस हो, या फिर क्यू एस टी हो, या फिर एस क्यू टी हो। तो एस के लिए कोई कंपैरिजन नहीं, एस कहीं भी हो सकता है, बस ये है कि पी से छोटा नहीं है। तो इसका यंगेस्ट अगर पूछा होता तब तो हम आंसर कर सकते थे, लेकिन एल्डेस्ट के लिए हम आंसर नहीं कर सकते। तो हमें क्या टिक करना पड़ेगा इसमें? ऑप्शन नन ऑफ। नेक्स्ट, which of the following pair of student is elder to S? S से बड़े कौन से हैं? सर नन ऑफ दीज। तो इसमें फिर None वही of बात, this. हम नहीं बता सकते, आंसर विल बी नन ऑफ। क्योंकि इसका जो ऑर्डर हो सकता है ना, ये इस तरीके से भी हो सकता है, क्यू टी एस हो सकता है, क्यू एस टी भी हो सकता है, और एस क्यू टी भी हो सकता है। एस से अगर छोटे पूछे होते तो हम बता सकते थे, पी और आर छोटे थे, लेकिन एस से बड़े कौन है ये हमें नहीं पता। तो अगेन आंसर क्या होगा? नन ऑफ। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्यू? क्यू के अबाउट क्या करेक्ट है? क्यू इज नॉट द टॉलेस्ट, तो ये अब टॉलेस्ट वाले को भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो एस तो शॉर्टेस्ट है, तो एस तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। देन पी क्या दे रखा है? पी इज ग्रेटर देन एस, और आर इज ग्रेटर देन एस एंड टी। देखो आर इज ग्रेटर देन एस, टी अभी हमें नहीं पता, लेकिन देखो इसका बनाओ, चलो ये अच्छा दे यार, इस हाइट वाले की बना के देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है। R is greater than Q, R is greater than ST, and P is greater than S, and S is shortest. कुछ आ रहा है सीक्वेंस? सबसे बड़ा कौन सर है? सर आर इज ग्रेटर देन क्यू कॉमा पी। सर क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो हमें पता ही नहीं चल सकता। Q और P में। यस सर। ठीक है। एंड सर इज ग्रेटर देन टी। नहीं सर, शायद ये टी वाला गलत हो गया सर, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, ये रखा है, S is shortest, S shortest है, तो S को सबसे एंड में आना था। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, R is greater than S and T, तो R S से भी बड़ा है और T से भी बड़ा है, और S और T आपस में कौन बड़ा होगा? T बड़ा होगा, क्योंकि हमें क्या दिया है? S is shortest। पर सर हमें ये नहीं पता ना कि सर टी पी एंड क्यू आर टी से ग्रेटर है या नहीं है सर, मतलब इसकी कोई रिलेशन नहीं दे रखी। नहीं,
यहाँ तक तो हमें पता चल गया टी और एस में सबसे छोटा यस सर, एस यस सर, देन यस टी। सर। अब टी से बड़ा कौन है? आर, और एस से बड़ा है पी। तो टी के साथ हम नहीं दे सकते। देखो सबसे शॉर्ट क्या दिया है? एस, तो सबसे छोटा क्या होगा? एस। लेकिन पी क्या है? पी एस से बड़ा है, और आर एस और टी दोनों से बड़ा है, तो टी भी एस से बड़ा होगा, ऑप्शन पी। ये होगा, ऑप्शन ये होगा। टी और पी दोनों एस से बड़े, हमें ये पता चल रहा है, बट टी और पी में क्या रिलेशन है ये नहीं पता चल रहा। आर क्यू से बड़ा है, आर एस और टी से भी बड़ा है, और पी एस से बड़ा है, तो आर क्यू से तो बड़ा है, लेकिन क्यू टी और पी में कोई रिलेशन नहीं है। इस तरीके से आ रहा है ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एस शॉर्टेस्ट हमें कंफर्म है, देन पी एस से बड़ा है, आर आर एस और टी से बड़ा है, आर एस और टी से बड़ा है, आर क्यू से भी बड़ा है, लेकिन पी एस से बड़ा है। पी को भी अलग कर लो। ये रिलेशन आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन से, देख लेते हैं क्या पता हेल्प मिले। Q इज नॉट द टॉलेस्ट, ये तो हमें पता चल रहा है, बिकॉज इस स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है R इज टॉलर देन Q। तो ऑप्शन 1 क्या है? Q इज नॉट द टॉलेस्ट, ये ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है हमें, सिर्फ एक ही से समझ में आ जाएगा, R इज ग्रेटर देन Q, तो Q इज नॉट द टॉलेस्ट सही है। Q इज शॉर्टर टू T, Q और T में कोई कंपैरिजन है? नो सर। Q और T में कोई कंपैरिजन नहीं, तो ये हम नहीं बता सकते। थर्ड, when they are asked to stand in ascending order with respect to their height, Q is in the middle, ये भी नहीं बता सकते। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू S, लेकिन बीच में Q और T का भी नहीं पता हमें, और P का भी कुछ नहीं पता है कहाँ जाएगा, बस R सही है। तो Q मिडिल में आएगा ये हम नहीं कह सकते श्योरिटी से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ओनली दिस इज। तो यहाँ दो चीजें एक साथ कंपेयर की थी, तो दो अलग अलग हम इक्वेशंस बनाए। बस थोड़ा ध्यान रखना है क्या चीज हमें क्लियरली गिवन है और कौन सा कंपैरिजन नहीं है क्लियरली गिवन। ठीक, तो ये सीक्वेंसिंग पर ही बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आते हैं अरेंजमेंट पर। क्या दे रखा है? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 7 बुक्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ पर्टिकुलर वे। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है? 7 बुक्स हैं एक के ऊपर एक रखी हुई, यानी इस बार अरेंजमेंट एक लाइन में नहीं है, इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स हो। हिस्ट्री बुक इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द सिविक्स बुक। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है? हिस्ट्री बुक इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द सिविक्स बुक। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को यूज करने की कोशिश करें तो बहुत सारे अरेंजमेंट बन जाएंगे। हिस्ट्री बुक यहाँ पर है तो सिविक्स यहाँ पर, हिस्ट्री बुक यहाँ पर है तो सिविक्स यहाँ पर, हिस्ट्री बुक्स यहाँ, तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? ऐसे बहुत सारे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को अभी यूज नहीं करते, हम आगे मूव कर जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है? ज्योग्राफी बुक इज 4th फ्रॉम द बॉटम
एंड इंग्लिश बुक इज 5th फ्रॉम द टॉप। तो ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें आपको पोजीशन दे रखी, तो पहले हम इसे यूज करेंगे। ज्योग्राफी बुक इज 4th फ्रॉम बॉटम। बॉटम से अगर हम काउंट करें, यानी इधर से काउंट करें, तो 1 2 3 4, 4th प्लेस पर कौन सी है? ज्योग्राफी। एंड इंग्लिश बुक इज 5th फ्रॉम टॉप। टॉप से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5th प्लेस पर कौन सी है? इंग्लिश। तो हम स्टेटमेंट 3 को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ज्योग्राफी बुक कहाँ पर है और इंग्लिश। ठीक है, ये आ रहा है स्टेटमेंट 3 से, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देयर आर 2 बुक्स इन बिटवीन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स बुक। देखो बिटवीन वर्ड, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के बीच में कितनी बुक्स है? 2। और हिस्ट्री बुक जो है वो सिविक्स बुक के डायरेक्ट अबव है, डायरेक्टली अबव। तो अब हम बता सकते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स के कौन कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल है। हिस्ट्री बुक इज अबव द सिविक्स बुक। तो एक पोजीशन क्या हो सर सकती है? यस। कितनी पोजीशन बनेंगी इसकी? अभी स्टेटमेंट 2 को अगर हम देखें तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो 2 सर बनेंगे। एक ही बनेगी शायद, ये सर सिर्फ एक ही बनेगी। क्योंकि सर 2 बुक्स की बात हो रही है। यस सर। नहीं, स्टेटमेंट 2 अभी 4 यूज नहीं कर रहा मैं। स्टेटमेंट 2, अगर मैं स्टेटमेंट 2 बनाने की कोशिश करूं पहले कि हिस्ट्री बुक इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव सिविक्स बुक, तो अभी कितने अरेंजमेंट है? अभी सिर्फ स्टेटमेंट 3 यूज किया है बस मैंने, ज्योग्राफी और इंग्लिश बस। तो सर सर 3 2 बनेंगे। 3 बनेंगे। 2 सर। 3 देखो, ओके हिस्ट्री सर। यहाँ पर हो सकता है, सिविक्स यहाँ हो सकती है फर्स्ट एंड सेकंड पर टॉप से, या फिर यस सर। हिस्ट्री सेकंड पर हो सकता है और सिविक्स थर्ड पर। ये अरेंजमेंट तो गया। और एक लास्ट क्या हो सकता है? दिस वन, हिस्ट्री यहाँ पर हो और सिविक्स यहाँ पर। यानी स्टेटमेंट 2 अगर हम यूज कर रहे हैं तो 3 अरेंजमेंट मिल रहे हैं। अब आते हैं 4 पर। देयर आर 2 बुक्स इन बिटवीन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स बुक। तो अगर इस पहले अरेंजमेंट की बात करें, क्या इसके हिसाब से स्टेटमेंट 4 हो सकता है? 2 बुक्स बिटवीन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। नो सर। अगर सिविक्स सेकंड नंबर पर है तो एक बुक यहाँ आएगी, एक यहाँ। इकोनॉमिक्स कहाँ होना चाहिए? इस पोजीशन पर, बट यहाँ पर इंग्लिश है, यानी ये अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब इस सेकंड अरेंजमेंट को देखें हम, हिस्ट्री और सिविक्स का ये, तो सिविक्स यहाँ पर है 1 2 और इकोनॉमिक्स यहाँ पर हो सकता है, यानी दिस अरेंजमेंट इज पॉसिबल। और अगर इस थर्ड अरेंजमेंट को देखें हम, तो 2 बुक्स बिटवीन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स 1 2, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी है, तो ये अरेंजमेंट भी नहीं है। तो सिर्फ कौन सा अरेंजमेंट मिला हमें? यहाँ पर है हिस्ट्री की बुक, देन सिविक्स, और यहाँ पर है इकोनॉमिक्स। तो ऐसे देखो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी आपको, एलिमिनेट कर करके करने होंगे। पजल के क्वेश्चन इसी तरीके से एलिमिनेशन से ही होते हैं, डायरेक्ट आंसर कुछ ही चीजें दी होती है बस। तो समझ में आ गया अरेंजमेंट कैसे मिला हमें? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। अब कौन सी 2 बुक्स रह गई? नाम नहीं दे रखा है इसमें, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्टेटमेंट तो सारे यूज हो गए। Which book is placed in the middle of the arrangement? मिडिल ऑफ द अरेंजमेंट में कौन सी बुक है? ज्योग्राफी। सर ज्योग्राफी। तो 1 2 3 4, दिस वन इज द मिडिल। 3 बुक इसके ऊपर है, 3 बुक इसके नीचे है, तो मिडिल में कौन सी है? ज्योग्राफी। आवर ऑप्शन विल बी दिस। नहीं, मैंने 2 3 3 ही क्वेश्चन ले रखे, वरना सेट में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा? टू नो विच 3 बुक्स
आर केप्ट होगा ये। Which 3 books are kept above the English book? Which one of the following additional piece of information, if any, is required? ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। D. और देखो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है, गिवन करके दे रहे हैं। अब वो कह रहा है क्या इसी के बेस पे हम बता सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है, या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए? तो पूछा क्या है उसने, टू नो विच 3 बुक्स आर केप्ट अबव द इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश ये है, उसके ऊपर 3 बुक हमें देखो इंफॉर्मेशन में मिल चुकी है ऑलरेडी। इंग्लिश के ऊपर जो 3 बुक्स है वो कौन कौन सी है? ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि इंग्लिश के ऊपर 3 बुक कौन सी है, यानी आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। हमें और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चल गया कि जो भी क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसके हिसाब से कि इंग्लिश के ऊपर 3 बुक्स कौन सी है। अगर नहीं पता चलता तब हम ऑप्शन देखते कि किस ऑप्शन से वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में कि कोई और अदर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें? नो अदर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर ऑलरेडी जो 3 बुक्स हैं वो हमें पता है। ठीक, तो ये अरेंजमेंट था टॉप एंड बॉटम की फॉर्म में। अब क्या, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो, यानी ये क्या है, लीनियर अरेंजमेंट इन अ रो। तो वो ए बी सी डी ई 5 है, 5 फ्रेंड है, ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो। A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting near E. E is on the left hand on the bench, C is on the second position from right, A is on the right side of B and right side of E, A and C are sitting together. तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। तो किस स्टेटमेंट से शुरू करें हम? सबसे हेल्पफुल कौन सा है इसमें? सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड। सेकंड, क्योंकि देखो इसमें पोजीशन फिक्स हो गई। E is on the left hand on the bench, तो देखो लेफ्ट राइट हमें कुछ नहीं पता है, तो हम बाय डिफॉल्ट वही लेंगे, फेसिंग नॉर्थ, एंड दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो लेफ्ट एंड पर कौन है? ई। तो हमारे काम की इंफॉर्मेशन ए के कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में 2 है, क्योंकि 2 से हमें एग्जैक्ट पता चल गया ई इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेड। अब इसके बाद कौन सी काम की है इंफॉर्मेशन? ऑप्शन सर 3। ऑप्शन ये सर 3। 3। गुड। तो ये चीजें तुम्हें पिक करनी पड़ेंगी, किस इंस्ट्रक्शन से या स्टेटमेंट को हम पहले पिक करें। C is on the second position from right, right से second position, this one is C। अब कौन सा ले? फिफ्थ। Fifth, 4। A and C are sitting together। फिफ्थ ले लेते हैं Sir- पहले, A and C है। बताओ मधु। नहीं कोई बात नहीं सर, 5th ही ले लीजिए, हम 4 से स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ से कर लेते हैं। सिटिंग टुगेदर थोड़ा देखने में हमें जल्दी समझ में आता है। तो A and C are sitting together मतलब A की 2 पोजीशन है, या तो A इस साइड होगा, अदरवाइज A किधर होगा। तो ये 2 पोजीशन है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी आ गया। अब क्या है, अब कौन सा स्टेटमेंट ले लें हम? फोर्थ। फोर्थ ले या फर्स्ट? 1 से शुरू करते हैं। 1 फर्स्ट ले। A is sitting next to B। A कहाँ पर बैठा है? B के पास में। तो अगर A को हम इस पोजीशन पे लेने की कोशिश करते तो फिर B नहीं आ सकता, यानी A की पोजीशन ये नहीं हो सकती। तो A की पोजीशन सिर्फ कौन सी बच रही है? तो ये हमें स्टेटमेंट 1 के पहले इस स्टेटमेंट ने बता दिया। A is sitting next to B, A B के साथ बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर A को बैठाने की कोशिश करें तो B इसके पास नहीं आ सकता, क्योंकि C की पोजीशन पहले से फिक्स हो गई। तो A will be here
और बी कहाँ पर हो जाएगा? नाउ सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो डी की पोजीशन यही बची, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी एंड डी इज नॉट सिटिंग नियर ई, तो ये भी सही आ रहा है। देखो डी यहाँ पर है और ई इधर, स्टेटमेंट 1 भी सही हो गया। 4 से हम चेक कर लेते हैं कि सब सही है या नहीं। ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ बी, तो देखो हमने फेसिंग नॉर्थ मान के अरेंजमेंट किया है, तो बी के राइट इस साइड, तो ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ बी, सही है, एंड टू द राइट साइड ऑफ ई, ई के भी राइट में है, ये भी सही, दोनों सही है। यानी हमारा ये जो अरेंजमेंट है सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज अवर अरेंजमेंट ई बी ए सी। क्लियर? ये अरेंजमेंट किस तरीके से किया है, जो सबसे पहले यूजफुल है, जिस पर पोजीशन एकदम तुम्हें एग्जैक्ट दे रखी होगी, सबसे पहले वो सारे इंस्ट्रक्शन यूज करो, फिर बाकी देखो कौन से अरेंजमेंट बन रहा है, फिर उसे एलिमिनेट करो। हु इज सिटिंग इन द सेंटर, सेंटर में कौन बैठा है? A sir. What is the position of D? D की पोजीशन कौन सी? Option 2. Right. एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, तो ये हमारा राइट साइड है, आवर आंसर इज एक्सट्रीम राइट। ठीक, तो पजल में यही इस तरीके से इंस्ट्रक्शन ब्रेक होके दिए होते हैं। मेन चीज है सबसे काम के, आप अगर पहले पिक कर लिए तो जल्दी बन जाता है कुछ। 7 friends P, Q, R, S, T, U, V are sitting in a row facing us. कैसे बैठे हैं ये? In a row facing us. Us means, facing us means किस तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ या साउथ? साउथ। The south. 4, 5, South. 6, यस, यानी इस बार क्या है, फेसिंग साउथ है, यानी कि अब की बार लेफ्ट राइट चेंज हो जाए, तो इस साइड लेफ्ट है एंड दिस साइड राइट। 7 friends P, Q, R, S, T, U, V are sitting in a row facing us. हमें फेस करके बैठे तो फेसिंग साउथ हो गए। There must be exactly 4 persons between Q and P. Q और V के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 4। तो क्या क्या पोजीशन हो सकती है कि अगर हम इसे Q इधर ले लें तो 1, 2, 3, 4, तो V इधर हो जाएगा, या फिर Q इधर ले लें तो 1, 2, 3, 4, V इधर, या फिर Q और V आपस में पोजीशन चेंज कर सकते। भाई Q और V के बीच में है ना, तो Q और V आपस में दोनों एंड में किसी में भी बैठ सकते हैं। तो पहली लाइन का मतलब ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। कितने अरेंजमेंट हुए टोटल? 4। एक बार Q एक्सट्रीम एंड पर और Q और V आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक बार V एक्सट्रीम एंड पर और Q और V पोजीशन। तो पहले स्टेटमेंट से हमें मिले 4 अरेंजमेंट। फिर क्या दिया? S sits immediate right of Q. S sit immediate right of Q. इसकी वजह से कौन सा अरेंजमेंट खत्म हो सकता है? तो पहला बार भाई राइट इस बार इस तरफ है राइट, तो अगर Q यहाँ पर बैठा तो S तो बाहर चला गया ना, फिर तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यानी Q इस पोजीशन पर नहीं हो सकता। यानी इस पोजीशन पर क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, V हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4 पर Q होगा और Q के इमीडिएट राइट में कौन होगा? S। एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है अरेंजमेंट? So Q on the extreme left. दूसरा हो सकता है Q इधर हो और
और Q से पहले कौन आ जाएगा? S। नाउ 1 2 3 4 और V यहाँ पर होगा। और भी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग हो गई है टाइप करने पर। ये है R and S sit next to each other। ये भी दे रखा है। R and S भी क्या है? एक साथ बैठते हैं। तो S के साथ R भी आएगा। इस साइड तो Q है तो ये R हो गया और ये हो गया। ये हमारे स्टेटमेंट हो गए। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 2। एक अरेंजमेंट बन रहा था कि Q इधर होता, Q अगर इधर होता तो S उसके राइट में हो जाता, बट R को भी S के साथ में बैठना है, इसलिए Q इधर भी नहीं हो सकता। तो ये 2 अरेंजमेंट हमारे आ गए। जो क्वेश्चन में जितना पार्ट दे रखा है उसके हिसाब से 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? 2 अरेंजमेंट बन रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इतना हमें गिवन है। अब बाकी जो कुछ भी दे रखा है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम अटेम्प्ट करें तो इसमें दिया है P and T are separated exactly by 2 person, then who sits to immediate left of V? तो देखो कितने लोग थे हमारे पास? P Q R S T U V। इसमें से Q की पोजीशन हो गई फिक्स, R की हो गई, S की हो गई और V की। यानी 3 अभी हमें नहीं पता, P T U। अब वो क्या कह रहा है? P and T are separated exactly by 2 person। P और T के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। तो क्या अरेंजमेंट बन सकता है P और T को अगर हम बिठाएं? फिर P एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठे। गुड। अगर हम P को यहाँ ले लें तो T कहाँ आ जाएगा? 1 2 के बाद T। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि T और P आपस में ऐसे अरेंज हो सकते हैं। अगर इस पहले वाले अरेंजमेंट में हम कोशिश करें, क्या कहीं बैठ सकते हैं P और T? इस अरेंजमेंट 1 में P और T कहीं ऐसे बैठ सकते हैं कि इसके बीच में 2 लोग हों सिर्फ, सेपरेटेड No, sir. एग्जैक्टली नहीं हो सकता। तो सिर्फ 2 में हो रहा है और 2 में एक ही पोजीशन है कि P और T इधर हो और इधर हो। अब यहाँ कौन बचेगा? अगर P और T इधर आएंगे तो क्या बचा लास्ट में? U। दिस इज द पोजीशन ऑफ U। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? Who sits to the immediate left of V? V के लेफ्ट में कौन है? V के लेफ्ट में कौन है? इमीडिएट लेफ्ट मतलब एकदम उसके पास, लेफ्ट साइड में। U। इस बार लेफ्ट इधर है, ये ध्यान रखना, दिस इज लेफ्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो देखो 2 अरेंजमेंट हमें क्वेश्चन से पता चले, डेटा से, और P और T वाला क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो वो लिमिटेड है इस क्वेश्चन के लिए। यानी जब हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 पर जाएंगे तो अब हम इस डेटा को यूज नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रक्शन कभी कभी क्या होता है, ऊपर मेन क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं, कभी कभी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके अंदर दिए होते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो सिर्फ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में यूज नहीं कर सकते।
यानी जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे तो हम इस P और T को हटा देंगे, हम फिर इसी पर आ जाएंगे कि दो अरेंजमेंट है, अब बताओ क्या होगा। क्लियर ये चीज? क्वेश्चन के अंदर जब इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है तो वो उस क्वेश्चन के लिमिटेड होता है, और बाहर मेन हेडिंग या मेन इंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी सब इंफॉर्मेशन है वो आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो P और T वाली जो चीज है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज नहीं कर सकते, वो लिमिटेड है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो क्वेश्चन 2 में जो दे रखा बस उसी को हम देखेंगे क्या दिया है। इफ Q इज नॉट सिटिंग एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी Q क्या है? नॉट सिटिंग एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड। इसका क्या मतलब हुआ? तो फर्स्ट अरेंजमेंट है। यानी सेकंड वाला अरेंजमेंट यूज नहीं कर सकते। Q को क्या कह दिया उसने कि किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं होगा। एक्सट्रीम एंड मतलब ना तो लेफ्ट एंड पर एक्सट्रीम पर और ना ही राइट पर। तो ऑप्शन अरेंजमेंट 2 में Q एक्सट्रीम एंड पर था तो 2 को यूज नहीं करना है। यानी अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा अरेंजमेंट यूज करना है? 1। तो Q is not sitting at either of the extreme end, then who among the following has as many person on his left as on his right? यानी किस पर्सन को पूछ रहा है? ऐसा पर्सन जिसके राइट में भी उतने ही लोग हों जितने लेफ्ट में, यानी कि मिडिल। मिडिल में कौन है? सर आर। आर। देखो हमें औरों का नहीं पता लेकिन हमें ये दिख रहा है कि आर मिडिल में आएगा, तो आंसर इज दिस। तो क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करते में जो ये लाइन लिखी है Q इज नॉट सिटिंग एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये सिर्फ क्वेश्चन 2 के लिए लिमिटेड है। जब आप क्वेश्चन 3 पे मूव करोगे तो ये 1 और 2 वाली कोई इंफॉर्मेशन अभी यूज नहीं है। थर्ड में क्या कह रहा है? इफ Q सिट्स एट वन एक्सट्रीम एंड, अगर Q सिट कर रहा है एक्सट्रीम एंड पर, यानी कौन से अरेंजमेंट की बात हो रही है? अरेंजमेंट सेकंड। अरेंजमेंट 2। यानी क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने में हमें कौन सा अरेंजमेंट लेना है? 2, क्योंकि यहाँ Q है एक्सट्रीम एंड पर। देन हु इज एट द अदर एक्सट्रीम? ऑप्शन 4। क्योंकि Q अगर इस एक्सट्रीम एंड पर है तो इसकी हमें 4 लोगों की पोजीशन तो पता है लेकिन P, T या U की कुछ भी नहीं पता, तो हम ये नहीं बता सकते कि अदर एक्सट्रीम एंड पर कौन है। क्लियर ये चीज? तो क्वेश्चन के अंदर कुछ अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वो उसी क्वेश्चन तक आपको यूज करना है, और बाहर मेन स्ट्रक्चर में क्वेश्चन में दे रखा है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर ये डिफरेंस कि ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए और क्वेश्चन में जो दिए उनमें क्या डिफरेंस है? ऊपर जो लिखा है सारा 7 फ्रेंड PQRST सिटिंग इन अ रो R and S next 4 person between Q and V as set to the immediate, या आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्वेश्चन 1 में जैसे दिया P and T are separated exactly by 2 person, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने में हेल्प करेगा, बाकी किसी और क्वेश्चन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे लीनियर के। अब हम आते हैं सर्कुलर पर। PQRST 5 लोग सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, तो 5 लोग हैं 1 2 3 4 सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। टेबल पर कैसे बैठते हैं हम? अगर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल लिखा है, फेसिंग टुवर्ड सेंटर करके बैठते हैं या फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर करके बैठते हैं? सर टुवर्ड सेंटर। Facing towards center. टुवर्ड सेंटर। तो यहाँ अगर ये भी नहीं लिखा इसका मतलब यही है कि भाई टेबल पर जब बैठोगे तो एज यूजुअल जैसे हम बैठते हैं, यानी सबके फेस किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, सबका फेस कहाँ है? फेसिंग सेंटर। P sits 2 seats to the left of R and Q sits 2 seats to the right of R।
ये हमें इंस्ट्रक्शन दिया है। तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के क्या लग रहा है, किसकी पोजीशन फिक्स करके चले कि हमें सबसे ज्यादा हेल्प मिले? और गुड। देखो P की पोजीशन R के रेस्पेक्ट में दी है ऑफ R, और Q की पोजीशन भी R के रेस्पेक्ट में दी है। तो R को कहीं भी सेट कर देते हैं तो P और Q की पता चल जाएगी। तो हम किसी भी एक पर्सन की हमें फिक्स करना जरूरी था, हमने मान लिया दिस इज द पोजीशन ऑफ R। अब R क्या है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इस साइड क्या है R का, राइट है या लेफ्ट है? फेसिंग सेंटर, दिस वन, ये राइट है या लेफ्ट है? तो लेफ्ट है। So left. ये लेफ्ट, ये वही चीज हो गई, फेसिंग साउथ वाला टाइप हो गया। दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, और इस साइड राइट है। तो P सीट्स 2 सीट लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट में सेकंड सीट पर कौन है? P। तो P कहां पर आ गया? लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे। एंड Q सीट्स टू द राइट ऑफ R। राइट के सेकंड प्लेस पे कौन आ गया? Q। तो हमें P Q R तीन लोगों की पोजीशन पता चल गई। ये हमें दे रखा था सर क्वेश्चन के अंदर, मतलब मेन जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन में उसमें ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन 1 में इफ S सिट्स इन बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में कौन है? S। तो कहां पर आएगा S? R के लेफ्ट में या R के राइट में? राइट। 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 S सिट बिटवीन Q एंड R, तो Q ये है, R ये है, इसके बीच में कौन आ गया? S। देन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R? R के इमीडिएट राइट में कौन है? एस। S हो गया। तो भाई ये राइट है, इमीडिएट राइट मतलब एकदम साथ में। तो हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा? अब देखो ये S सिट बिटवीन Q एंड R, अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन अब नहीं है हमारे पास। अब हम फिर शुरू से देखेंगे कि R P Q हमें पता है, S अब नहीं पता क्वेश्चन 2 करने में। इफ S इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू Q, S इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू Q, तो कहां पर बैठ रहा है फिर S? R P के बीच में। लेफ्ट ऑफ आर। लेफ्ट ऑफ R, तो S आ गया इधर। क्वेश्चन 2 में S की पोजीशन आ गई है। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन 1 में S इधर लिया था, अब S इधर कैसा आ गया। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, जनरल इंफॉर्मेशन नहीं थी। जनरल सिर्फ इतनी हमें पता चली थी P Q और R। तो S is not sitting next to Q, then who is sitting between S and Q? S and Q के बीच में कौन है? पी। T. P। P यहाँ ऑप्शन नहीं है, यानी आंसर विल बी नन। Sir T. T. Sir T option. S and Q के बीच में, sitting between S and Q। Okay sir. P तो आएगा, it is P। सर मुझे कुछ और लगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, कोई तो सिटिंग बिटवीन S and Q is P, और P क्या है? गिवन ऑप्शन में नहीं है, तो our answer will be none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। विच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल मतलब ये क्वेश्चन के बेस पर है, यानी ये S यहाँ से चला गया। अभी हमें सिर्फ ये पता है R P Q ऐसे आएंगे। ऑप्शन अब फर्स्ट। यहाँ पर S भी हो सकता है और T भी हो सकता है, इधर भी T भी हो सकता है और S भी हो सकता है। तो विच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल? तो अरेंजमेंट में देखो दोनों हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों अरेंजमेंट सही माने जाएंगे। तो अगर हम देखें P
के बाद Q, P Q R, तो P Q R तो पॉसिबल नहीं है। P Q के बाद या तो T होगा या S होगा, तभी R आएगा। तो हमें ये दिख रहा है। और अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। PSR, PSR हो सकता है। देखो अगर S यहाँ पर बैठा होगा तो PSR देन TQ, PSR TQ ये हो सकता है। यस। PQS, PQ अगर S इधर है तो PQS RT ये भी ऐसा हो सकता है। PTR, P यहाँ T हो सकता है तो R, यस। PTR तो यहाँ पर हो जाएगा S एंड Q। तो ऑप्शन 2, 3, 4 पॉसिबल थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर, बट ऑप्शन नंबर 1 PQRST नहीं था, क्योंकि PQ के बाद बीच में कोई ना कोई आएगा, S या T फिर आ रहा है। तो विच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। Yes, sir. अब आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 8 friends A B C D E F G are sitting in a circle facing the center। देखो यहाँ मेंशन कर दिया facing the center। एक सर्किल है, 8 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 पोजीशन हमने मार्क कर दी। अब क्या दे रखा है? 3 स्टेटमेंट है। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट ले, A who is sitting immediately between G and C is just opposite to F, तो किसकी पोजीशन फिक्स कर दें? ए को हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज A सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन G एंड C। देखो इमीडिएटली बिटवीन यानी या तो यहाँ G और C होगा या फिर ये C होगा तो ये G, इन दो में से कुछ भी हो सकता है। इमीडिएटली है। फिर देखो कॉमा ब्रेक करके लिखा इज जस्ट अपोजिट टू F, तो A के अपोजिट कौन आ जाएगा? F। तो हमें F की पोजीशन पता चलती है। तो A के अपोजिट F है और A क्या है? इमीडिएटली बिटवीन G एंड C। तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा यूज हो गया। अब कौन सा यूज करें? देखो थर्ड में क्या दे रखा है? D सिटिंग लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, बट G की पोजीशन ही नहीं पता तो D की कैसे करेंगे? तो हम स्टेटमेंट 2 पर आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है? E who is sitting immediately between H and C is second to the right of A। तो हमारे लिए काम की चीज क्या है? पहले ये है is sitting to the right of A, क्योंकि A की पोजीशन हमें पता चल चुकी है। तो राइट साइड कहाँ होगा A का? सेकंड टू द राइट ऑफ A। फेसिंग सेंटर है सब, A भी इधर को फेस कर रहा होगा, तो दिस विल बी द लेफ्ट एंड दिस विल बी द राइट ऑफ A। तो सेकंड टू द राइट, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी E कहाँ पर है? ये सेकंड टू द राइट ऑफ A के राइट में सेकंड E होगा। ठीक। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, तो F क्या है? F इस तरीके से फेस कर रहा है। F का राइट ये है जो हमारा राइट है और F का लेफ्ट ये है जो हमारा लेफ्ट है। तो F के सेकंड में भी E है। सही आया है। और शुरू में क्या दिया था? सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन H एंड C। तो हमें किसकी पोजीशन पता चली इस स्टेटमेंट से? सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन H एंड C की फिक्स हो गई। यहाँ पर यानी G नहीं हो सकता, यहाँ पर कौन होगा? C।
तो यहाँ पर जैसे सी होगा तो इधर सी नहीं हो सकता, यानी जी इज हियर। और सी एंड एच, तो ये कौन हो गया? एच। तो इतने लोगों की पोजीशन पता चल गई। अब लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो अब कौन रह गया? देखो, ए हो गया, बी रह गया, अभी सी हो गया, डी डी रह गया, ई एफ जी हो गया। तो दो बच रहे हैं, बी एंड डी। तो अब क्या दे रखा है? डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी इज हियर, जी भी फेसिंग कर रहा है सेंटर की तरफ। तो ये क्या होगा जी का? दिस पोजीशन इज लेफ्ट, दिस पोजीशन इज राइट। तो डी क्या है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो डी कहां पर आ जाएगा? यानी, और जब डी आ गया तो कौन बचा सिर्फ? तो ये अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अरेंजमेंट क्लियर? कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो अगर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो आप बस क्वेश्चन आंसर कर दो जब पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया तो। हु इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन बी एंड एफ? एंड फोर। बी ये रहा, एफ ये रहा, उसके बीच में कौन है? डी। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स? कौन है इसमें इमीडिएट नेबर्स? जी ए सी, जी इज हियर, A is here, C is here. G A C, yes. A G E, A G E नहीं है, देखो बीच में C है, ये नहीं होगा। D E H, D E H नहीं, बीच में है। Our answer is G S। तो ये तीनों आपस में क्या है? इमीडिएट नेबर्स। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के में, अरेंजमेंट, लीनियर एंड सर्कुलर। तो पजल नॉर्मली थोड़ा टाइम लेते हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन दे रखी, लेकिन एक बार अगर सेट बन जाता है तो फिर सीधा आंसर हो जाता है। बट ये आपको डिसाइड करना है कि शुरू में पजल करें या बाद में करें। नॉर्मली मेरे हिसाब से तो बाद में करना सही रहता है। पहले जो जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले वो टिक कर लो, उनको सर्किल कर लो OMR में, फिर ये जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको बाद में करो। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पजल में अगर हम अटेम्प्ट करने लग जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि एक साथ 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर हम टाइम देते चले जाते हैं अगर नहीं भी हो रहा तो फिर से थोड़ा सा और देख लो और देख लो। तो ये पहले गो में करने वाले क्वेश्चन नहीं होते। पहले सबसे पहले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं सबको टिक कर दो, पहले उनके सर्किल भी चाहो तो AMR में कर लो, फिर बाद में बैठो कि आप इन सब में करेंगे आराम से। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्या फॉर्म भरने में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही? फॉर्म भर दिया सब लोगों ने या अभी नहीं भरा? भर दिया है। भर दिया। सर मैंने नहीं भरा सर, मैं आज भर दूंगा। आज भर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, अगर Yes, कोई sir. भी क्लियर हो। ओके सर। ठीक, फिर क्लास एंड करें? यस सर। यस सर। ठीक।
अल्लाह हाफिज़ सर। आप खुदा हाफिज़।